जो कि डिफरेंट ऐसे पैरामीटर्स स्टडी करना जिनकी बेसिस पे आपको ये पता लगे कि आपका इमल्शन जो है वो सही रह गया या ख़राब हो गया। तो बुक कहती है कि सी का टेस्ट पैरामीटर दैट इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टेबिलिटी दैट मेयर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा पैरामीटर सर्च करना जो आपको बता सके कि आपका इमल्शन जो है वो किन से सेंसिटिव है और वो ठीक है या नहीं है। तो उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो केमिकल पैरामीटर्स कहलाते हैं, और उन केमिकल पैरामीटर्स और फिज़िकल, दो किस्म के पैरामीटर्स इसके अंदर आते हैं जो कि हम लोग चेक करते हैं। एक केमिकल हैं और दूसरे फिज़िकल हैं। फॉर एग्जांपल PEG और इस डेरिवेटिव्स ऑटो ऑक्सीडाइज अनडिज़ायरेबल कलर डेरिवेटिव्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी इमल्शन के अंदर। तो अगर ये इमल्शन ख़राब होगा तो सबसे पहले होता क्या है कि पीजी और उसके डेरिवेटिव के अंदर ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाती है, और उस ऑटो ऑक्सीडेशन की वजह से आपके मटेरियल के अंदर अनडिज़ायरेबल कलर आएगा। ठीक है। तो अगर आपकी प्रेपरेशन के अंदर, आपके इमल्शन के अंदर कोई अनडिज़ायरेबल कलर आता है तो इट मीन्स कि उसके अंदर कोई उसकी जो इंस्टेबिलिटीज़ हैं वो जनरेट हो गई हैं। दूसरा इसके अलावा ये बेसिकली कल भी हमारी बात हुई थी कि जो केमिकल पैरामीटर हैं वो जनरली इंस्टेबिलिटी जनरेट करते हैं बाय चेंजेस इन दी ड्राई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इमल्शन। और अगर आपको याद हो तो ड्राई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, ये एबिलिटी होती है किसी बॉडी की टू स्टोर चार्जेस। तो जैसे ही आपकी ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी या इस किस्म का कोई और फिनोमेना होगा तो देयर विल बी अ चेंज इन दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इमल्शन, और उसकी वजह से जो भी चेंजेस आएंगी, कलर चेंज आता है, स्मेल आती है और चीज़ें आती हैं, तो उससे आपको पता लगेगा कि आपका इमल्शन जो है वो आपको असेस कर लेंगे कि ये इंस्टेबल है थ्रू आउट दी शेल्फ लाइफ। फिर नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारे पास आता है वो आता है फिजिकल पैरामीटर। फिजिकल पैरामीटर के अंदर फिर फर्दर 4 सब डिवीजन है। फेस सेपरेशन है, विस्कोसिटी है, इलेक्ट्रोफेरोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और पार्टिकल साइज एनालिसिस एंड पार्टिकल साइज काउंट है। अब ये वो पैरामीटर्स हैं जिनको फिजिकली अगर आप इमल्शन को देखते हैं, वो इमल्शन जिसको आपने स्टेबिलिटी के लिए शेल्फ लाइफ के अंदर रखा हुआ है, मीन्स आप शेल्फ लाइफ के विद इन शेल्फ लाइफ आप उसको स्टडी कर रहे हैं, तो यू विल सी फॉर इट्स फेस सेपरेशन। फेस सेपरेशन का हम लोगों को पहले भी पता है, मैं दोबारा आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर ऑयल फेज अलहदा हो जाता है और वाटर फेज अलहदा हो जाता है, और इसको वर्चुअली आप नेकेड आई से आप इसको देख सकते हैं। अब ये फेस सेपरेशन जो है ये क्रीमिंग की वजह से भी हो सकता है, ये फेस सेपरेशन जो है कॉलेसेंस की वजह से भी होता है, जो चीज़ें पहले आप पढ़ चुके हैं। तो इस केस के अंदर अगर आपकी इमल्शन के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं तो आपने पहले तो देखना है कि आपका इमल्शन जो है वो क्या रूम टेम्परेचर पे पड़ा था, या जो हमने एक टेम्परेचर रेंज उसकी सेट की थी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अगर तो उसके अंदर रहते हुए ये काम हो रहा है तो डेफिनेटली ये अलार्मिंग सिचुएशन है, और आपका इमल्शन जो है वो शेल्फ लाइफ जो आपने उसको दी है उसमें स्टेबल नहीं है, मीन असेसमेंट जो है वो फेल हो गई है। तो इसके अलावा अमाउंट भी देखनी है कि क्रीमिंग हुई है तो कितनी हुई है, कॉलिसेंस हुई है तो कितनी हुई है, क्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि फेस सेपरेशन की तरफ मूव कर गया है, या सम टाइम क्या होता है कि ये आपने इमल्शन बनाया था, उसकी स्टेबिलिटी आपने रखी, सिर्फ रखी फॉर एग्जांपल 1 ईयर, तो 10 मंथ पे जाके थोड़ी सी क्रीमिंग स्टार्ट हुई, तो उस केस में आपका इमल्शन जो है आप क्या करोगे कि उसकी शेल्फ लाइफ को 10 मंथ पे ले आओगे बजाय 12 मंथ पे करने के, तो और उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी के दौरान वो सेकंड मंथ में ही आपकी इंस्टेबिलिटीज आ जाती है तो फिर डेफिनेटली आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल लो लेवल बिलो 0.1% विजिबल कोलिसेंस ऑफ द ऑयल फेज अकर्स ओनली आफ्टर 1 मंथ स्टोरेज। द अमाउंट ऑफ कोलिसेंस विद इन एन इमल्शन एट रूम टेम्परेचर डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इमल्सिफायर। जितना ज़्यादा आप इमल्सिफायर ऐड करेंगे उतना मीन टू से उतना ज़्यादा इमल्शन स्टेबलाइज होगा, और जितना कम इमल्सिफायर ऐड करेंगे उतनी कोलिसेंस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पलीफाई वो एग्जाम्पल दे रहा है कि जी अगर आप 1% विजिबल कॉलिसेंस आपको मिलती है ऑयल फेज के अंदर विद इन 1 मंथ, एड कंसनट्रेशन 2 to 5% विजिबल कॉलिसेंस इज नेग्लिजिबल इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ स्टोरेज। तो कॉलिसेंस अगर आपको 2 से 5% तक आपको मिलती है 2 ईयर्स तक, तो ये नेग्लिजिबल है, मीन्स आपका इमल्शन ठीक होगा, आप इसको मीन्स आप ख़त्म नहीं करेंगे, आप रहने देंगे इसको और ये चलता रहेगा मार्केट के अंदर। तो ये ऑन एवरेज 0.1% बनती है विजिबल कॉलिसेंस पर मंथ। ठीक है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपके इमल्शन के अंदर कॉलिसेंस अर्ली हो गई है, पहले हो गई है, मीन्स आपका जो ड्यू टाइम था उससे पहले हो रही है, तो फिर आप एक से ज़्यादा एमल्सीफायर्स का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और वो एक से ज़्यादा एमल्सीफायर का कॉम्बिनेशन जो आप यूज़ करेंगे वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि HLB वैल्यू ऑफ द इमल्शन आप निकालेंगे, ऑयल की HLB वैल्यू निकालेंगे, और उसको फिर उसके हिसाब से आप अपना
जो एमल्सीफायर है वो एक या एक से ज़्यादा का कम्बिनेशन प्रिपेयर करेंगे और उसको फिर आप अपने एमल्शन के अंदर ऐड करेंगे टू मेक योर एमल्शन स्टेबल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फेज सेपरेशन के अंदर आता है। इसके अलावा हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोलिसेंस एंड क्रीमिंग, टेक सैंपल ऑफ द एमल्शन टैप एंड बॉटम आफ्टर द स्टोरेज एनालिसिस। अब एक क्वेश्चन बच्चे अक्सर करते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे एमल्शन के अंदर कोलिसेंस हुई है या क्रीमिंग हुई है। ठीक है, क्योंकि कोलिसेंस जो है वो ज़्यादा डेवास्टेटिंग है एज कम्पेयर टू क्रीमिंग। क्रीमिंग इटसेल्फ भी फेस सेपरेशन की तरफ लीड करती है, लेकिन कोलिसेंस में तो बिल्कुल ही फेस सेपरेशन हो जाती है। तो इसके अंदर ज़रूरी होता है कि आप, क्योंकि क्रीमिंग टॉप और बॉटम पे होती है, तो आप सैंपल विड्रॉ करते हो टॉप से भी और बॉटम से भी। ठीक है, और उसको एनालाइज करते हो अंडर द माइक्रोस्कोप और वहाँ पे आपको पता लगता है अगर तो टॉप और बॉटम सिर्फ उसी दोनों जगहों पे है तो वो क्रीमिंग है, अगर थ्रू आउट द इमल्शन है तो कोलिसेंस। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो पैरामीटर आ रहा है हमारे पास, पहला पैरामीटर आपने कर लिया फेस सेपरेशन का, दूसरा पैरामीटर आ रहा है विस्कोसिटी का। यूज ऑफ विस्कोसिटी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शेल्फ लाइफ इज नॉट कंसर्न्ड विद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी होता क्या है कि जब आपकी इमल्शन के अंदर फेस सेपरेशन या आपके इमल्शन के अंदर इंस्टेबिलिटी आना शुरू होती है, तो बेसिकली क्या होता है कि क्रीमिंग होगी या कोलिसेंस होगी या फेस सेपरेशन होगी। अब जब क्रीमिंग होगी, कोलिसेंस होगी, तो वो पार्ट जहाँ पे ज़्यादा ऑयल चला गया है वो या तो विस्कस हो जाएगा या ऑब्वियसली विस्कस हो जाएगा, और वो पार्ट जहाँ पे पानी ज़्यादा आ गया वो लेस विस्कस हो जाएगा। तो विस्कोसिटी थ्रू आउट दी इमल्शन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, विस्कोसिटी कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी। अगर वेरिएशन इन दी विस्कोसिटी आपको मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आपका इमल्शन जो है आइदर सेपरेट हो रहा है या इंस्टेबल है या इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स इंस्टेबिलिटी। इमल्शन इज़ नॉन न्यूटोनियन, सो इक्विपमेंट शुड यूज शुड बी ऑफ यूनिवर्सल यूटिलिटी। हम लोग वही, आपने विस्कोमीटर्स यूज़ किए हैं, वही विस्कोमीटर जो है वो आप लोग यूज़ करके तो उससे हम लोग विस्कोसिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है जी, कम्बिनेशन ऑफ टू एमल्सीफायर एमल्शन कोलिसेंस अर्ली। अगर आप एक से ज़्यादा एमल्सीफायर को यूज़ करते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपका एमल्शन अर्ली कोलिसेंस कर सकता है। ठीक है, इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज दो एमल्सीफायर, जहाँ पे आपके पास पहले तीन चीज़ें थी, वाटर, ऑयल और एमल्सीफायर, अब चार चीज़ें आ गई, वाटर, ऑयल, एमल्सीफायर ए, एमल्सीफायर बी। तो इन चारों को यूनिफॉर्म रखने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ये जल्दी भागने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। तो तीन अगर होंगे तो उनको पास रखने के लिए एनर्जी भी कम आपको रिक्वायर है। सो वो इमल्शन ज़्यादा जल्दी इंस्टेबल होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा इमल्सीफायर यूज़ हो। जो विस्कोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन के लिए, उसमें कोन एंड प्लेट टाइप विस्कोमीटर है। ये कोन एंड प्लेट टाइप विस्कोमीटर जो है, इसके अंदर एक कोन होती है और एक प्लेट होती है, और प्लेट के ऊपर कोन जो है वो रोटेट करती है, और इसके इर्द गिर्द सारा जार के अंदर, बीकर के अंदर, या जो भी आपका इक्विपमेंट है उसके अंदर आपका मटेरियल होता है, ये फ्रीली रोटेटिंग कोन होती है। तो जैसे ही इसके अंदर आप विस्कस मटेरियल डालते हैं, वो विस्कस मटेरियल रोकने की कोशिश करता है या हर्डल प्रोवाइड करता है इस कोन को। तो जब इसको जो हर्डल मिलती है इस कोन को, उसकी वजह से फिर जितनी ज़्यादा हर्डल होगी उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये मैकेनिज्म सेम है जो आपने यूज़ किया अपने ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर में, लेकिन ये टाइप जो है थोड़ी सी फ़र्क है। इसके अलावा पेनेट्रोमीटर इज़ यूजफुल इन हेल्पिंग टू डिटेक्ट चेंजेस इन विस्कोसिटी इज अ विस्कस इमल्शन विद टाइम। एक और है पेनेट्रोमीटर भी होता है, ये भी चेंज इन विस्कोसिटी को बताता है। ग्लोब्यूल इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड वाटर इन ऑयल इमल्शन फ्लोक्यूट क्विकली। ऑयल इन वाटर इमल्शन बिहेव क्वाइट डिफरेंटली। इमिग्रेशन इंक्रीज इन विस्कस विस्कोसिटी ऑन flocculation of globules. After initial change, all emulsion shows changes in consistency with time. Viscosity measurement should be carried out in undisturbed container to avoid changes due to प्रीवियस स्ट्रेस। तो वो ये कहना चाहता है यहाँ पे कि आपका जो भी इमल्शन आप बनाएंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर विल बी अ चेंज इन विस्कोसिटी, जस्ट लाइक द सस्पेंशन। जब हम सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये फेथ ऑफ सस्पेंशन क्या है, टू सेटल डाउन। हमने क्या करना होता है, हमने बनानी ऐसे होती है कि उसको रीडिस्पर्स करना आसान हो जाए। सेम इज़ द केस हेयर, कि इसका भी फेथ है कि देयर विल बी अ चेंज इन विस्कोसिटी। अब चेंज इन विस्कोसिटी इसलिए हो रही है बिकॉज जो डेंस पार्ट है या ऑयल है वो सेटल डाउन कर रहा है या टॉप पे आ रहा है, और वाटर जो है वो सेपरेट या टॉप पे आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि जिसकी क्या विस्कोसिटी है, जिसकी क्या डेंसिटी है। लेकिन क्योंकि ये अल्टीमेटली होना ही है, हमने उसको डिले करना है जितना ज़्यादा आप इसको डिले कर सकें। कभी होता है आप लोगों ने देखा हो, ख़ासतौर हम ये काम करते हैं, अपना जो हमारा पेंट हम लोग घरों में करते हैं वो इमल्शन होता है। कभी आप पेंट का डब्बा मार्केट से लेके आएँ, उसको ओपन करें, तो आप ये देखेंगे पेंट वाला सबसे पहले उसको मिक्स करता है, क्योंकि ऑयली लेयर आई होती है ऊपर।
लेकिन क्योंकि उसके अंदर स्टेबल करने के लिए एमल्सिफायर इतना प्रेजेंट होता है कि उसको हिला के वो नॉर्मलाइज हो जाता है, इसलिए वो स्टेबल रहता है। तो इसका भी जो फेथ है वो अगेन फेस सेपरेशन है, लेकिन उस टाइम के बाद तक जिस टाइम तक आपने उसकी शेल्फ लाइफ दी। तो ये हमारे पास विस्कोसिटी की बात आती है। फिर थर्ड पैरामीटर जो इसके अंदर आता है वो आता है इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रॉपर्टीज़। ये अगेन जो लोगों को बात पहले मेरी अभी तक कंफ्यूज कर रही है कि जी सस्पेंशन में हम चार्जेस की बात करते हैं, इमल्शन में नहीं करते, तो उनके लिए हम इमल्शन के अंदर भी बात करते हैं, लेकिन ये इतनी मेजर टर्म नहीं है। वहाँ पे चार्जेस का चेंज होना सस्पेंशन को ख़राब करता है। यहाँ पे चार्जेस का चेंज होना सबसे पहले जो इफेक्ट आता है क्रीमिंग और कॉलिसेंस आता है, तो हम लोग क्रीमिंग और कॉलिसेंस को पहले डिस्कस करते हैं, फिर चार्जेस को डिस्कस करते हैं। बहरहाल इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपके पास आ गई हैं। जीटा पोटेंशियल ऑफ इमल्शन कैन बी मेजर्ड आर्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। जीटा पोटेंशियल का आपको पता है, मैंने बताया था कि हम देखते हैं, हम चार्ज चीज़ अप्लाई करते हैं अपने हाँ, हम चार्जेस अप्लाई करते हैं अपने इमल्शन को, और चार्जेस अप्लाई करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि चार्जेस जो है इमल्शन की जो पार्टिकल मूवमेंट है उससे हमें जीटा पोटेंशियल का पता लगता है। जीटा पोटेंशियल यूजफुल असेसिंग इन फ्लॉकुलेशन। अगर आप जीटा पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लें, अगर आपको चेंज इन जीटा पोटेंशियल का पता लग जाए तो आप फ्लॉकुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम सस्पेंशन में पढ़ चुके हैं। If the instability is due to coalescence, the determination of surface charges of particle may be not relevant to the shelf life prediction। अब ये बात आ गई, फ्लॉकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जीटा पोटेंशियल का सहारा लेंगे, कोआलेसेंस को कैलकुलेट करने के लिए जीटा पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी का हमें नहीं बताएगी। यही बात मैं आपसे बार बार करता हूँ, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इज डिटर्मिन्ड बाय प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड और इमल्शन स्टेबिलिटी को ये पावरफुल एड। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है। वाटर और ऑयल इनकी कंडक्टिविटीज़ फ़र्क हैं। अगर बेस वाटर होगी तो उसकी कंडक्टिविटी कोई और होगी, और अगर बेस ऑयल होगी तो उसकी कंडक्टिविटी कोई और होगी। एक इमल्शन जो ऑयल इन वाटर में एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी, 6 महीने बाद वही इमल्शन आपने दोबारा लिया और उसके अंदर दोबारा कंडक्टिविटी चेक की, अगर फेस सेपरेशन हो गई होगी तो इस वक्त उसकी कंडक्टिविटी पहले से फ़र्क हो जाएगी। बिकॉज फेस सेपरेशन का मतलब ये है कि ऑयल अलहदा और पानी अलहदा, या फेज इन्वर्जन के केस में जो वाटर ऑयल इन वाटर इमल्शन था वो वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें भी ऑयल जो है वो मेजर टंक हो जाएगा और उसकी कंडक्टिविटी फिर सेपरेट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग कंडक्टिविटीज़ को चेक करते हैं अमाउंट ऑफ टाइम के बाद इमल्शन की, और हमें पता लगता है फेज सेपरेशन या फेज इन्वर्जन तो नहीं हो रही। और लास्ट हमारे पास पार्टिकल साइज या नंबर ऑफ एनालिसिस। तो इसके अंदर हम लोग माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं आपने पढ़ा होगा, जिस को काउंट कर स्कैटरिंग की टेक्निक आपने पढ़ी होगी कि हम लोग लाइट फेंकते हैं ओवर दी सोल्यूशन, और जो पार्टिकल उसके अंदर होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, तो उससे हमें पीछे जो एक्सरे फिल्म होती है उसके ऊपर हमें डॉट मिलता है। जहाँ पे डार्क पॉइंट मिलेगा इट मीन्स वहाँ पे पार्टिकल था, उसने लाइट को स्कैटर कर। देखिए जी, ये आपका ऑयल है और ये है आपका वाटर, ठीक है। अब इन दोनों को करीब रखने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए से आपको ये इमल्सिफायर की ज़रूरत है। ये देखें जी, ये बीच में चला गया, ये वाटर जो है ये इसके बीच में आ गया, सॉरी ऑयल इसके बीच में चला गया, ये इमल्सिफायर है। ये आपका ये ऑयल अंदर चला गया इसके इमल्सिफायर के, और ये वाटर है। अब ये एक इमल्सिफायर है, इसको ये एक बंदा है जो इन दोनों को जोड़ के रख रहा है, ठीक। 3 चीज़ों को जोड़ना आसान है, मैं इसमें चौथी चीज़ भी घुसा देता हूँ। ये एक और एमल्सीफायर आ गया। अब ये 4 एमल्सीफायर हैं। अब मुझे हाथों में भी इसको पकड़ते हुए प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त कि मैं कैसे संभालूँ इनको। तो जब क्वांटिटी ऑफ एमल्सीफायर बढ़ता है तो ठीक है, आपके नज़दीक कोई उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाती होंगी, असल में ऐड नहीं होती, ठीक है। उनको जोड़ना ज़्यादा मुश्किल काम है एज़ कम्पेयर टू 3 के। यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती तो जीटा पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है बेटा? क्लाउड फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे क्लाउड किसका बन रहा है, यहाँ पे क्लाउड बन रहा है ऑयल, वाटर और सेंटर में जो एमल्सीफायर की लेयर है, ठीक है, वो एक क्लाउड बना रहा है। वो जो एमल्सीफायर की लेयर है उसका एक पार्ट मिला हुआ है विद दी वाटर और दूसरा मिला हुआ है विद दी ऑयल, ठीक है।
तो वो क्लाउड है इटसेल्फ, तो वो भी वहाँ पे जो आपस में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेज हैं वो किन्हीं चार्जेस की वजह से ही होगी ना। ठीक है, दो हम उन चार्जेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे चार्जेस डेफिनेटली होते हैं।